न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। माननीय सभापति जी, 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। 16 अगस्त 1947 को देश आज़ादी में था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से न होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, इस पर ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। कि उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हक़ीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था न होगा कभी, कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। मैं उन बेज़ुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण पर बात रख रही थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने। लेकिन माननीय सभापति जी, 70% आबादी तो गांव में निवास करती है, तो गांव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। माननीय सभापति जी, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में, उनके साथ भी जो SC ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं हैं। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सर, मैं दस्तूर जब इस ऐवान में बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस वक्त अलहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आई। तो उस वक्त के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इस पर राज़ी नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने क्या कहा था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने मुखालिफत की थी अलहदा वोटर लिस्ट की और इंतखाबी रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा था, आई कोट सर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी टू एंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर इलेक्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए। मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूँगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, HC मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज़ का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में OBC समाज
के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पर भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आऊँ नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है। आईआईटी, आईएम, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी, पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है, उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। साथ साथ 2 अप्रैल 2018 को एससी, एसटी के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे, वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना, वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। माननीय सभापति जी, प्रेस जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो पत्रकार सरकार खिलाफ बोलता है नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। सीएसडीएस का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तनाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है। एक मिनट, आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, आप लोग बैठ जाएं, कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, मनसुख मांडविया, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अपने प्रारंभिक कृपया आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने अपने प्रारंभिक भाषण में जो शब्द प्रयोग करा है उसको ऑथेंटिकेट करा जाए। और अभी उन्होंने उल्लेख करा कि मोदी के बुलडोजर ने वहाँ मॉब लिंचिंग करा है, उसको भी ऑथेंटिकेट करा जाए। निश्चित तौर से इसको ठीक है। उवैसी साहब, जब भी कोई बात नहीं सर, आप चेयर पर बैठे हैं जी, इसलिए आप मंत्री जी को पेट में दर्द हुआ, माशाल्लाह, शुक्रिया उनका। नहीं, तो सर मैं मंत्री की जवाबदर्ही है ये नहीं, मंत्री से बुरी बात क्या है? पेट में दर्द हो सकता है, वो दर्द, ये सब ठीक। अच्छा, दर्द हुआ, चलिए, दर्द हुआ, दिल का दर्द हुआ। तो सर, जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर हिंदुत्व की वजह से मिला है। आई वुड लाइक टू से इट इज नॉट मोदीज इन डॉक, बट एवरी सिंगल पर्सन वोटेड हिम डिस्पाइट हिज एंटी मुस्लिम वॉइस। एंड आई वुड लाइक टू टेल द पोजिशन पार्टीज, this is not a moral victory for you, this is a victory of majoritarianism. Everyone should contemplate and do introspection.
Why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation? Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that we are only here to vote for you. इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें चंद्रशेखर जी। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट। धन्यवाद, धन्यवाद एक सभापति मिनट जी। और बोलिए। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया, और महिलाओं में भी स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है सर जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ साथ कोविड में तैरती, हमने कोविड में बहुत सुना सर, कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, और मजदूरों का हाल भी हमने देखा है। सभापति जी, बस सब समाप्त कर रहा हूं। नोटबंदी पे छोटे मजले उद्योग की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है। सभापति जी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों में ओबीसी एसटी के योग्य अभ्यर्थी को एनएफएस करके जिस तरह निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे रास्ते बंद किए जा रहे, ये भी हम देख रहे हैं सभापति जी। साथ साथ मेरा ये कहना है सर, ये सबका इशू है कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं, और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता, तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी। उदाहरण के तौर पे यूपी पुलिस सर बहुत पूरा काम करते हैं वो लोग, वो राज्य के विषय हैं। आप यहाँ सर मैं आपके राज्य सरकार के लिए भी आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ विषय सर, पुलिस सब जगह है सर, लेकिन सवाल ये है सर, बहुत पसीना बातें हैं, 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विसंगति, बॉर्डर स्कीम से उनको जो है बाहर किया जाए। माननीय सभापति जी, 1 मिनट चाहिए सभापति जी। राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी, राम मंदिर से पहले हमारे गुरुघर तुगलकाबाद का फैसला आया था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी अभी तक दिल्ली में स्थित सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर नहीं बना। साथ साथ सभापति जी, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश दूसरों का है सर, इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर 70 साल बाद भी? दलित, पिछड़े, मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए, और देश किसी की बपोती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर, और संविधान से चलेगा, संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद सर। आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं, और रोजगार की तालाश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी कंक्लूड करें। अरे सर, मेरा टाइम है। कहाँ टाइम है सर? आप ये टाइम ले लिए मेरा सर, मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है। इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं सर? नस्लकशी हो रही है। सदर जमहूरिया के खुतबे में राष्ट्रपति के सर, मैं उसी पे बोल रहा हूं सर, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए। सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज को तीनों स्कॉलरशिप को डिमांड करती है सर? उसको आपने बजट कम कर दिया सर। बनारस का बुनकर 18 महीने से मंडी का शिकार है, सूरत और बेंगलुरु जा रहा है सर। आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरी बात सर। पनून केस में निखिल गुप्ता, मोदी ने कहा था कि हम घर में घुसकर मारा, तो निखिल गुप्ता को किसने ऑर्डर दिया था पनून को मारने का? अगर नहीं दिया तो उसको बचाइए, और अगर दिया नहीं तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगाते? सर समाप्त करो। कमेटी बनाई आपने, उसका क्या हुआ सर? हम एससीओ को नहीं जा रहे सर। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर, सुनिए सर, अब हो गया, खत्म कर रहा हूं सर। मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर कर रहा हूं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे सर? ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है, जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है सर। आखिर में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए,
थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।